भारत में लोग फर्जी पहचान के आइडेंटिटी प्रूफ बना लेते। कई सारे ओयो होटल में पकड़े गए, नाम था कुछ और, आधार कोई और, बाद में चला असली तो उसको कुछ और है। मुझे समझ में नहीं आता, ये भारत में ही फर्जी राशन कार्ड बनता है, फर्जी वोटर आईडी बनती है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, फर्जी विरासत बनती है, फर्जी वसीयत बनती है, सब कुछ फर्जी। ये लाइलाज समस्या है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। और आज की डेट में बनना बंद हो गई क्या? नहीं। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। और मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, आप डॉक्टर से इलाज करा रहे, 1 हफ्ते हो गया, बुखार नहीं ठीक हो रहा है, फिर क्या करेंगे? जरा जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर बदल देंगे। आपने डॉक्टर बदल दिया, वो डॉक्टर वही पुरानी वाली दवाई दे रहा है, फिर क्या करेंगे? तीसरे के पास जाएंगे, वो तीसरा वाला पुरानी दवाई दे रहा है, फिर क्या करेंगे? वो पीछे वाले नहीं आवाज दे रहा, क्या करेंगे भैया? दूसरी पैथी में जाएंगे और क्या करेंगे? अरे उस डॉक्टर को बोलेंगे तुम्हारी दवा बेकार है, बच्चा हमारा मर जाएगा, दवाई बदलो। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ, वही काम नहीं कर रहे, वही करने की जरूरत है। और मैं परेशान क्यों हूं जानते हैं? मैं मारुति में था पहले, तब ये गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी, जब मैं इंजीनियर था तो मारुति में था। मैंने कई साल इंतजार किया कि यार ये इतनी समस्याएं हैं, इस पे संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बीमारी की दवाई 2 ही जगह बनेगी। कहां बनेगी? संसद और सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा और हाई कोर्ट, मतलब ये दवाई वहीं बननी है। फिर मैंने देखा कि उधर से एक के बाद एक लोग पिटीशन फाइल करते जा रहे हैं, हमारे वाले क्यों नहीं कर रहे? क्या वकीलों की कमी है क्या? भाई मैं तब की बात बता रहा हूं जब जेटली जी हुआ करते थे, जेठमलानी जी हुआ करते थे, उस समय की बात बता रहा हूं। फिर जब कानून बनता था तो मैं देखता यार साले इस कानून में तो गड़बड़ी है, तो ये जेठमलानी जी और जेटली इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? संसद में विरोध करते हैं, वॉकआउट करते हैं, कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं इसको? फिर मुझे नींद आना बंद हो गई। तो मिसेस बोली एक काम करो, अब आपको जो करना है वो कर लो। आप, उनको लगा तबीयत गड़बड़ा जाएगी अब, तो मैंने ला कर लिया। लेकिन ला कर लिया, उस समय दिक्कत ये थी कि मैं बड़ा, घर कैसे चलेगा? नौकरी करने वाला मैं, पिताजी वहां गांव में खेती करते हैं, वो इस लायक नहीं है कि वो हमें मदद कर सके कुछ। पिताजी खेती करते हैं, खेती में क्या होता है आप जानते हैं। भगवान की कृपा से उसी समय मेरी पत्नी को अध्यापिका की नौकरी मिल गई। उस समय मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी और मेरी पत्नी को 8,500 की नौकरी मिल गई। और जैसे 8,500 की नौकरी मिली, तब तक हमें 2 बेटे भी हो चुके थे। मैंने कहा चलो बेटी भी नहीं है, दहेज वहेज का भी चक्कर नहीं है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, 8,500 की नौकरी हो गई है। मैंने 1 लाख की नौकरी छोड़ दिया उस समय। और आज भी परिवर्तन काफी हुआ, जागरण काफी हुआ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्यों नहीं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कांग्रेस के 50 से ज्यादा कानून चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मेरा व्यक्तिगत मानना है मुगलों को कोसने से भारत का भला नहीं होगा, भारत का भला होगा मुगलों का नामो निशान मिटाने से। अंग्रेजों को कोसने से भारत का भला नहीं होगा, भारत का भला होगा अंग्रेजी नियम कानूनों को खत्म करने से। और जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने कानून बना के धर्मांतरण कराया।
मुगलों ने तलवार के दम पे कब्जा किया, अंग्रेजों ने कानून बना बना के जमीन कब्जा किया। और जो काम मुगलों और अंग्रेजों ने किया था वो सारे के सारे काम कांग्रेस ने किया। उदाहरण आपको देता हूं, मुगलों ने तलवार के दम पे जमीन कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने कानून बना के कैसे कब्जा किया। एक कानून बनाया 1895 में, उसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट। और क्या बोले कि अब हम पूरे देश में सिविल लाइन बनाएंगे। आपकी दिल्ली में सिविल लाइन है ना, ये पूरे देश भर की सिविल लाइन उसी कानून से बनी हुई है। तो क्या करते थे, 10 बीघे कहते थे जी हमको कलेक्टर का ऑफिस बनाना है, कप्तान का ऑफिस बनाना है, तहसीलदार का ऑफिस बनाना है। इस बहाने वो जमीन एक्वायर करते थे। चाहिए होती थी उनको 10 बीघे जमीन, एक्वायर करते थे 10 कम से कम 100 एकड़ जमीन। तो 10 एकड़ जमीन पे कलेक्टर कप्तान का ऑफिस बना दिया, बाकी की मैक्सिमम जमीन वो चर्च को दे दिया करते थे। इसलिए पूरे भारत में जहां जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी वहां सबसे ज्यादा जमीन का मालिक कौन मिलेगा आपको, चर्च मिलेगा। चाहे दिल्ली देख लीजिए, प्रयाग, कानपुर देख लीजिए, पटना देख लीजिए, इलाहाबाद, कहीं उठा के देख लीजिए। अब उनका सेल्फ सस्टेन मॉडल कैसे हो गया अग्रवाल साहब, सिविल लाइन की जमीन महंगी बिकती है, 2-2 करोड़ की एक बिस्वा बिकती है। उनका 99 साल का लीज पूरा हो चुका है। अब वो सिविल लाइन की जमीन की प्लॉटिंग कर रहे हैं और सिविल लाइन में 10 बिस्वा जमीन बेचते हैं और 20-25 किलोमीटर दूर थोड़ा देहात के एरिया में जाके 10 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। तो मतलब 10-15 एक बिस्वा यहां का प्लॉटिंग किया, उससे उनका फर्स्ट क्लास 20-25 किलोमीटर दूर जाके बढ़िया हॉस्पिटल तैयार हो जा रहा है। पैसा कहां से आया, सिविल लाइन वाला। अब वहां वो मुफ्त में इलाज कर देते हैं गरीबों का और फिर कन्वर्जन करना शुरू कर देते हैं। वहां स्कूल खोल देते हैं, फिर कन्वर्जन करना शुरू कर देते हैं। पैसा कहां, सिविल लाइन वाला पैसा। तो हमारी जमीन का उपयोग हमारे बच्चों का कन्वर्जन के लिए हो रहा है। कांग्रेस ने कानून बनाया 1992 में, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, और उस कानून को बना के उन्होंने देश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। उसके पहले भारत में ना माइनॉरिटी कमीशन था ना माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री थी। भारत में पहली बार जो माइनॉरिटी कमीशन बना वो 1992 में कानून बना के हुआ। भारत में पहली बार जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री 2006 में बनी है। नरसिम्हा राव ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था, मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाई 2006 में। अब उस कानून को लगता है यार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अल्पसंख्यकों का कल्याण कर रहा है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों और कांग्रेस के हर नियम कानून को आपको अलग एंगल से सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। अब ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो हजारों करोड़ का बजट जा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, जोर से बोलिए जरा। अरे बोलिए, मेरा पैसा है भाई, आपका पैसा है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, ये किसके पैसे से चल रहा है, आपके पैसे से। अब कन्वर्जन कैसे हो रहा है, झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है। अब झुग्गी नंबर 2 और 3 वाले को 1000 रुपए वजीफा मिल रहा है, लेकिन झुग्गी नंबर 1 वाला जो हिंदू है उसको 1000 रुपए नहीं मिल रहा है। झुग्गी में रहने वाले के लिए 1000 रुपए महीने बड़ी चीज होती है। वो जाके स्कूल में पूछता है, भाई तुमने इधर वाले को दे रहे, हमको क्यों नहीं दे रहे? बोले क्योंकि वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, तुम तो हिंदू हो। तो बोले पैसा हमको, लेकिन हमको चाहिए। बोले चाहिए तो एक काम करो, रिलीजन वाले कॉलम में तुम चेंज करो। अब वो सोचता अच्छा मैं मुस्लिम बनूंगा तो नाम भी बदलना पड़ेगा, खतना भी कराना पड़ेगा, तो क्या करता है, क्रिश्चियन बन जाता है। पूरे देश भर में जो क्रिश्चियनिटी फैल रही है इस 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण बन रही है, इस माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के कारण हो रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है, अमीर हिंदुओं के पैसे से, टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। तो इसलिए अगर देश को बचाना है तो 100% कांग्रेसी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। आपके कांग्रेस ने जितने भी कानून बनाए, मैं पब्लिकली किसी भी फोरम पे किसी भी व्यक्ति के साथ खुली बहस करने के लिए तैयार हूं जिसमें कांग्रेस ये बता दे उसने ये कानून बनाया था सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, या धर्मांतरण रोकने के लिए, या घुसपैठ रोकने के लिए, या जनसंख्या, कुछ भी। कांग्रेस ने 100% कानून केवल और केवल भारत, हिंदू, सनातन को बर्बाद करने के लिए बनाया। तो जब तक कानून चल रहे हैं तब तक हिंदू बचेगा क्या? जोर से बोलिए जरा।
तो कांग्रेस को कोसने से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन सनातन का कोई लाभ नहीं होगा। सनातन का लाभ तब होगा जब कांग्रेसी कानून खत्म होगा। अब कांग्रेसी कानून कहां खत्म होगा? या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो संसद में। ऐसे बहुत सारी, जैसे 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया, उसका नाम है FCRA। नाम बड़ा प्यारा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ऐसे लग रहा है विदेशी फंडिंग रोकने के लिए बनाया, लेकिन जानते हो कानून का लक्ष्य क्या था और हो क्या रहा है? उस कानून से केवल और केवल माओवादियों की फंडिंग हो रही है, नक्सलियों की फंडिंग हो रही है, जिहादियों की फंडिंग हो रही है, मिशनरियों की फंडिंग हो रही है, घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है, देश विरोधी नेताओं की फंडिंग हो रही है, देश विरोधी अभिनेताओं की फंडिंग हो रही है, देश विरोधी यूट्यूबरों की फंडिंग हो रही है, देश विरोधी पत्रकार, सारा का सारा। 1991 में कानून बनाया कांग्रेस, उसका नाम है पूजा स्थल कानून। अब जरा कांग्रेस का दिमाग देखिए आप। कानून में जो शब्द यूज होता है ना, वो उसके भले के लिए होता है। जैसे अगर किसी कानून में महिला लिखा हुआ है तो किसके भले के लिए है? वो पुरुषों के भले के लिए, महिलाओं के लिए? महिला के। किसी कानून में अगर SC ST लिखा हुआ है तो किसके भले के लिए? वो SC ST के लिए। तो नाम है पूजा स्थल कानून, तो होना चाहिए किसके भले के लिए? मंदिरों के लिए। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मंदिर को प्रार्थना स्थल कहते हैं। हम प्लेस ऑफ वर्शिप है, एक प्लेस ऑफ प्रेयर होता है। ये दोनों में अंतर है, पूजा और प्रार्थना का अंतर है। ये नाम पूजा स्थल कानून और काम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब ने जो हमारे मंदिर तोड़े थे उनको हम रिस्टोर ना कर पाए उसके लिए। और बेशर्मी देखिए, जब मैंने उस कानून को चैलेंज किया, अभी कुल 55 याचिकाएं चल रही हैं, 15 हमारी तरफ से हो गई हैं और हमारी याचिका का विरोध करने के लिए 40 याचिकाएं आई हैं। SY कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारी PIL का विरोध करने आए। हमारी PIL का विरोध करना मतलब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब का समर्थन करना। क्या इस देश में एक भी हिंदू इलेक्शन कमिश्नर नहीं था जो हमारे समर्थन में आता? नहीं आया कोई। दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग हमारी PIL को डिसमिस करवाने आए हैं। क्या इस देश में एक भी हिंदू राज्यपाल नहीं था जो आके बोले नहीं ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी ने गलत काम किया? सांसद 10 सांसद आए हुए, एक भी सांसद नहीं आ सकता था सुप्रीम कोर्ट। भूतपूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी, भूतपूर्व फॉर्मर होम सेक्रेटरी, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, दुनिया भर के लोग, प्रोफेसर्स। जमीयत उलमा हिंद आए समझ में आता है, पर्सनल लॉ बोर्ड समझ में आता है, मुस्लिम मौलवी आए समझ में आता है। और आपको आश्चर्य बताओ, 22 सीनियर एडवोकेट खड़े हो रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारी PIL को डिसमिस कराने के लिए। उसमें से 16 हिंदू सीनियर एडवोकेट हैं। 16 हिंदू सीनियर एडवोकेट। मतलब पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कल मैं सोच रहा था अग्रवाल साहब की, भाई डॉक्टर का काम है इलाज करना, वकील का काम है जो उसके पास आए उसकी केस लेना। ऐसा मैं मानता हूं होना चाहिए, प्रोफेशन है हमारा कि भाई वकील हम हैं तो जो भी आए हमारे पास केस, उसको हमें केस ले लेना चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर किसी वकील की बहन बेटी के साथ किसी ने बलात्कार किया हो और वो आए मेरा केस ले लो, तो क्या उस वकील को केस लेना चाहिए? क्या? जोर से बोले जरा। किसी वकील की मां के साथ किसी ने बलात्कार किया हो तो वकालत का पेशा तो कहता है कि जो आपके पास क्लाइंट है उसका केस ले लो। लेकिन मां के बलात्कारी का केस लेना चाहिए क्या? बहन के बलात्कारी का केस लेना चाहिए क्या? अरे भैया, अगर प्रोफेशनल इथिक्स है तो कोई नेशनल इथिक्स भी तो होती है। जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों को मारा तड़पा तड़पा के, जिन वहशी दरिंदों ने हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया, जिन वहशी दरिंदों के डर से भारत में बाल विवाह शुरू हुआ नहीं था, हमारे देश में बाल विवाह नहीं होता था,
चूंकि बड़ी बेटियों को उठा लेते थे, उनसे डर के मारे बाल विवाह शुरू हो गया। जिन बहसी दरिंदों के कारण भारत में रात्रि विवाह शुरू हुआ, नहीं तो रात्रि विवाह तो महापाप है। पंडित जी बैठे हैं, इनको पता होगा। हमारे सारे संस्कार सूर्योदय से सूर्यास्त में होते हैं, केवल गर्भाधान संस्कार सूर्यास्त के बाद अलाउ किया है। बाकी जो 16 संस्कार हैं उसमें से 15 संस्कार सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद। मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। जिन वहसी दरिंदों के खौफ के कारण, डर के कारण हमारे पूर्वजों ने रात्रि विवाह शुरू कर दिया, क्योंकि दिन में शादी होती थी, दिन में डोली चलती थी, उठा लेते थे वो। तो रात में 12 बजे 1 बजे शादी करना शुरू कर दिया। 12 बजे रात बजे 1 बजे 7 फेरे शुरू हो गए, नहीं तो महापाप है ये। जिन वहसी दरिंदों के कारण भारत में घूंघट प्रथा शुरू हुई, जिन वहसी दरिंदों के कारण भारत में पर्दा प्रथा शुरू हुई, उन वहसी दरिंदों का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईएएस आए हुए हैं, आईपीएस आए हुए हैं, जज आए हुए हैं, सांसद आए हैं, विधायक आए हुए हैं। उनको इतना भी खौफ नहीं है। जानते हो क्यों आ गए? उनको लगता है अच्छा कोई बात नहीं, हिंदू तुम्हारे पास केस लेके आएंगे आए नहीं। ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जोर से बोलिए। करना चाहिए। अरे मां के बलात्कारी का केस लड़ोगे, पूर्वजों के हत्यारों का केस लड़ोगे। हम वहां लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे मठ मंदिर वापस दे दिए जाए, और वो तभी मिलेगा। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जो देश भर के मठ मंदिर के बीच में एक कानून खड़ा है, उसका नाम है पूजा स्थल कानून। अगर वो केस वो कानून नहीं खत्म होगा तो हमें एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। अयोध्या मिल गया बस, बाकी एक भी नहीं मिलेगा। हम उस कानून को गिराने के लिए खड़े हुए हैं, खत्म कराने के लिए खड़े हैं। और हमारे समर्थन में जो वकील हैं, वकील तो 150 खड़े होते हैं, उसमें 22 सीनियर एडवोकेट हैं, और उस 22 में से 16 हिंदू हैं। भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, और ऐसे नहीं उनके पास केस की कमी है, बेचारे भूखे नंगे हैं, हमारे जैसे वैगनार से चलने वाले या छोटी छोटी गाड़ी। अरे अरबपति वकील हैं वो। अगर वो केस छोड़ देते तो उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग इस सनातन संस्कृति की लड़ाई में आके हमारे सामने खड़े हैं ना, वो अरबपति वकील हैं। वो साल में 50-50 करोड़ टैक्स देने वाले वकील हैं। अगर एक केस छोड़ देते तो ऐसा नहीं कि वो गरीब हो जाते, लेकिन उनको पता है मैं केस ले लूंगा, इधर इस वाले समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सामाजिक निंदा नहीं होगी। उसमें एक तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भाग के आए थे, खदेड़े गए थे वहां से पाकिस्तान से, और उसके बाद भी आग खड़े हो गए। एक जैन समाज के वकील है। मेरा मानना है समाज को अब खुल के बोलना चाहिए। सच कड़वा हो तो भी बोलना चाहिए, और झूठ मीठा हो तो भी नहीं बोलना चाहिए। जागरूकता जिस स्तर पे आ गई है, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। मतलब बॉल जो है वो बाउंड्री पे पहुंच गई है, बस थोड़ा सा और जोर लगाइए, सीधे छक्का हो जाएगा। हम लोग मैच को काफी दूर तक लेके आ गए हैं, काफी किनारे आ चुके हैं। अब इसी में संघर्ष की जरूरत है। सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है। इस सांस्कृतिक युद्ध में जो जिस तरीके का सहयोग कर सकता है, कहते नहीं हवन होती है, हम लोग तो एक ही तरीके का हवन सोचते हैं। भगवत गीता में इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ होता है, धन यज्ञ होता है, बल यज्ञ होता है। इस यज्ञ में जो जैसी अपनी कर सकता है, कोई ज्ञान की आहुति दे, धन की आहुति दे, समय की आहुति दे, जो जैसी आहुति दे सकता है दे। लेकिन युद्ध में दो ही परिणाम होता है, या तो जीतते हैं या तो तीसरा होता है क्या? नहीं। युद्ध कभी स्टैंड स्टिल नहीं होता। सांस्कृतिक युद्ध भी ऐसे ही होता है, या तो जीतते हैं या तो हारते हैं। पाकिस्तान में हम जीते या हारे? जोर से बोलिए। हारे। अफगानिस्तान में जीते या हारे? बांग्लादेश में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? मालदीव में जीते या हारे? कश्मीर में, नागालैंड में,
मिजोरम में, मेघालय में। हाँ, तो भारत के 9 राज्यों में भी हम युद्ध हार चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में युद्ध हार चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में युद्ध हार चुके हैं। लफ्ज़ जिहाद भी रोकना पड़ेगा, लैंड जिहाद भी रोकना पड़ेगा, धर्मांतरण जिहाद भी रोकना पड़ेगा, ड्रग्स जिहाद भी रोकना पड़ेगा, घुसपैठ जिहाद भी रोकना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सठे साठ्यम समाचरित और भय बिन होए न प्रीत, इसी सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।